नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जेम्पशंस। अगले नंबर पे है नंबर 18, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहां से अपन गुड्स देखेंगे, इसके पहले हमने कुछ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन देखे एग्जेम्पशन। नाउ लेट्स सी गुड्स। तो उसमें सबसे पहला है बाय रोड, रोड से अगर जा रहा है गुड्स, ट्रांसपोर्ट बाय रोड यानी कि बेसिकली ट्रक्स, ठीक है, ट्रक्स एंड लॉरीज। तो ट्रक्स या लॉरीज से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एग्जेम्पशन है, बाय रोड एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी शॉर्ट में उसको जीटीए कहेंगे अपन, या कुरियर एजेंसी। तो ये दो जो है इसको ब्रैकेट लगा के लिखो टैक्सेबल। यानी रोड ट्रांसपोर्ट वैसे तो एग्जेम्प्ट है, जनरली एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट वे द सर्विसेज गिवन बाय अ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर कुरियर एजेंसी। कुरियर तो सबको समझ में आता है, कुरियर वाला जो आपके घर पे लाके गुड्स डिलीवर करता है। जैसे कि मैं आपको जो डीवीडी या पेन ड्राइव्स सेंड करता हूं वो कुरियर से करता हूं, है ना। तो कुरियर या अपन जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, तो उसमें कुरियर से ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो कुरियर ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट बाय कुरियर, दैट इज टैक्सेबल। पहला नंबर है जीटीए। अभी जीटीए क्या है वो समझ लो अच्छे से। जीटीए जो होता है वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जहां पे जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स, तो वो गुड्स हैंडओवर करता है एक जीटीए को, और जीटीए उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इशू करता है। जीटीए इशूज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऑल्सो कॉल्ड एज कंसाइनमेंट नोट। एक कंसाइनमेंट नोट बना करके वो इशू करता है, और ये कंसाइनमेंट नोट जो है ये सप्लायर फिर बायर को भेज देता है जिसको गुड्स कलेक्ट करना है। जो बायर है, ही देन सबमिट्स दिस कंसाइनमेंट नोट एट द जीटीए's प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सिटी। तो मान लो सप्लायर मुंबई का है, तो उसने मुंबई में गुड्स को हैंडओवर कर दिया है जीटीए को। जीटीए ने कंसाइनमेंट नोट बना करके सप्लायर को दिया, सप्लायर ये कंसाइनमेंट नोट दे देगा बायर को, और बायर जो है वो फिर जाकर के गुड्स का डिलीवरी लेगा। कहां से? उसकी जगह से। तो गुड्स मान लो मुंबई से जा रहा है दिल्ली, तो गुड्स दिल्ली पहुंच गया है। अब बायर जो है वो ये कंसाइनमेंट नोट यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो सबमिट करेगा दिल्ली में और गुड्स कलेक्ट करेगा। तो इसको कहते हैं जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है उसको कहते हैं जीटीए। तो जहां भी कंसाइनमेंट नोट इशू होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनेगा, तो उसको जीटीए सर्विस कहेंगे। और ये जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जीटीए जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, दिस विल बी अ टैक्सेबल सर्विस। इसको टैक्सेबल सर्विस मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो ये एक हुआ जीटीए जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। दूसरा कुरियर। कुरियर में कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं होता, मगर वो कुरियर होता है। तो कुरियर एंड जीटीए, दीज टू आर टैक्सेबल एज फार एज द रोड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न। तो जितना भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरे इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह वगैरह, ये सब होता है कंसाइनमेंट नोट के ऊपर यानी कि जीटीए। लेकिन तो एग्जाम क्या हुआ? फिर आप पूछोगे सर एग्जाम क्या हुआ? एग्जाम वो हुआ, आप देखो, आप एक दुकान में जाओ, आपकी लोकल शॉप में, आपकी सिटी में, वहां जाके टीवी परचेज कर लो या कोई भी एक बड़ी चीज, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन अगर आप परचेज करोगे, तो वो आपके घर पे कैसे आएगा? आप उठा के अपने टू व्हीलर पे लेके जाओगे क्या, या कार में रख के? नहीं, वो एक छोटा सा ट्रांसपोर्टर होता है, एक स्मॉल टिप्पर होती है उसके पास, या एक वैन होती है, या छोटा हाथी टाटा एस होता है उसके पास। तो वो क्या करता है कि दुकान से वो सामान लेकर के अपने घर पे डिलीवर करता है। या तो पैसा अपने से लेगा या दुकानदार से लेगा, एज द केस में भी, जो भी तय हुआ है। अगर शॉपकीपर कहता है कि मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, आप बेफिक्र होके जाइए, तो उससे पैसे लेगा।
अगर शॉप ओनर कहता है कि नहीं आप मेरे यहां से लेके जाइए वरना फिर ये वैन वाला है 300 रुपए लेंगे आपसे, हमने कहा चलो दे देंगे उसको 300 रुपए, तो हम देंगे। तो पैसे या तो कंसाइनर दे यानी दुकानदार दे या हम कंज्यूमर दे, दैट इज इमटेरियल। वो कोई कंसाइनमेंट नोट बना के देता है क्या? वो छोटा हाथी वाला कंसाइनमेंट नोट कि फिर मैं आपके घर आऊंगा, आप मेरे को कंसाइनमेंट नोट दिखाना, फिर मैं आपको डिलीवर करूंगा, नहीं। वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, सीधा माल डालो लेके जाओ और वहां से पैसे ले लो, दैट इज एग्जेम्प्ट। तो इंट्रा सिटी, जो इंट्रा सिटी के अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कोई कंसाइनमेंट नोट बेसिस पे नहीं होता, वो ऐसे ही होता है 300 रुपए 400 रुपए दो और माल आ जाएगा आपके घर पे, तो वो एग्जेम्प्ट। दैट काइंड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ समझ में, वेरी गुड। लेकिन कुरियर टैक्सेबल है। अगर कुरियर में आप गुड्स दोगे तो चाहे वो इंट्रासिटी हो इंटरसिटी हो कहीं पर भी हो, कुरियर इज ऑलवेज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय कुरियर इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है। फिर दूसरा है बाय इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो एग्जेम्प्ट है। तो इनलैंड वाटरवेज जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द रिवर्स, नोटिफाइड रिवर्स है जिसमें से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, छोटे छोटे शिप में डाल के अपन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन टोटली एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। रिवर, लेक्स, टाइडल रिवर्स, वाटर बॉडीज, लेक्स भी आते हैं उसमें, कोई बहुत बड़े बड़े लेक है उसमें एक सिटी इधर एक लेक की सिटी उधर, तो उसमें ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एग्जेम्प्ट है। और उसका डेफिनेशन भी दिया देखो, मींस नेशनल वाटरवेज as defined under clause H of section 2 of the Inland Waterways Authorities of India Act of 1985 or other waterway or any inland water as defined in clause B of section 2 of Inland Vessels Act of 1917। इससे कुछ समझ में नहीं आएंगे, टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको देखो देखना होगा तो मैं बताऊंगा। लेट्स सी ऑन द नेट। Inland waterways कोई इमेज मिल जाए अपने को। ये देखो, दिखा आपको, दीज आर दी नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज। इतना अच्छा नहीं है इमेज बट स्टिल, तो एक इधर नर्मदा है, ये नोटिफाइड है। फिर गोवा में जो मडगांव में जो टाइडल रिवर्स है वो नोटिफाइड है। फिर केरला में नोटिफाइड है जो बैक वाटर्स है। इधर ईस्टर्न साइड में राजामुंदरी, कृष्णा रिवर बेसिकली ये नोटिफाइड है। ईस्ट में गंगा है देखो, इलाहाबाद से लेकर के पूरा कलकत्ता तक ये नोटिफाइड है। और ब्रह्मपुत्र है यहां आसाम में, वो नोटिफाइड है। सो दीज आर सम ऑफ द इनलैंड वाटरवेज विच आर नोटिफाइड। देखो ये और अच्छा मैप है, नेशनल वाटरवेज कहते हैं इसको। 4503 किलोमीटर्स है टोटल में, एंड टोटल स्टेट्स 15 स्टेट्स के अंदर से होके गुजरता है ये, जिसके अंदर देखो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा है, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक सिचुएटेड है। स्टेट्स में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इतने स्टेट्स कवर होता है। 1620 किलोमीटर्स लंबा नेशनल वाटरवे। सेकंड ब्रह्मपुत्र है, फिर नीचे में काकीनाडा कैनाल यहां पे आता है,
ऐसे सब वाटरवेज है। और यहां मांडोवी रिवर, गोवा में मांडोवी रिवर है। फिर यहां वेस्ट कोस्ट कैनाल है, कोलम टू कोटापुरम, नाम अलग अलग है, जो भी है वो आपको समझ में आते होंगे। और ईस्ट साइड में गोदावरी, जैसे मैंने कहा कृष्णा गोदावरी कैनाल से। सो दीज आर दी नोटिफाइड वाटरवेज। अब इसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स, लास्ट लेक्चर में हम देखा था कि पैसेंजर्स भी अगर इनलैंड वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है, और गुड्स भी ट्रांसपोर्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है। ओके, ग्रेट। अब यहां से 3 पॉइंट्स अपन देखेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके रिलेटेड है। तो देखो क्या है, 19 है पहला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडरलाइन करो, गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को अंडरलाइन करो, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। यानी ये इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो वहां लिख दो इंपोर्ट, रिलेटेड टू इंपोर्ट्स। तो जो गुड्स बाहर से इंडिया आ रहा है, मान लो कि न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहा है, तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे गुड्स आ रहा है। अब जो फ्लाइट ये लेके आएगा, जो कार्गो एयरक्राफ्ट ये लेके आएगा, तो वो अपन एग्जेम्प्ट करेंगे। वो कार्गो एयरक्राफ्ट का जो भी फ्रेट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, शिप का एग्जेम्पशन नहीं है, एयरक्राफ्ट का एग्जेम्पशन है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो कस्टम स्टेशन यानी दिल्ली एयरपोर्ट या बॉम्बे एयरपोर्ट या बैंगलोर एयरपोर्ट, जो भी एयरपोर्ट पे वो आएगा वो कस्टम स्टेशन होगा। तो वहां तक लाने का एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बार बार बोल रहा हूं, हाँ दिमाग में डालो, एयरक्राफ्ट से जो आ रहा है गुड्स इंडिया में, उसका जो फ्रेट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, फिर उसके बाद 19A है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, गुड्स को भी अंडरलाइन करो, एयरक्राफ्ट को भी अंडरलाइन करो, फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, सो दैट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड एग्जेम्पशन है। अभी उसमें दिया है कि इट इज दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अप टू 30 सितंबर 2019। फिर सितंबर 19 जब आएगा तब देखेंगे क्या करता है गवर्नमेंट, एक्सटेंड करेगा तो एक्सटेंड करेगा, नहीं तो बंद भी कर सकता है। एंड ऑन सिमिलर लाइंस इज द नेक्स्ट वन, 19B, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ये वेसल यानी शिप ट्रांसपोर्ट है, फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, सेम ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बाय शिप। सो दिस इज बाय एयरक्राफ्ट एंड दिस इज बाय शिप, इतना ही डिफरेंस है। और दोनों जो है वो 30 सितंबर 19 तक एग्जेम्प्ट है फिलहाल। देन विल सी लेटर ऑन व्हाट हैपेंस। फिर आता है नंबर 20, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। अब दो आए, रेलवेज एंड वेसल यानी शिप, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर इन इंडिया। एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एग्जेम्प्ट है। तो रेलवे से तो अपना पूरा इंडिया में रेलवे सिचुएटेड है, एक जगह से दूसरी जगह रेल से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एग्जेम्प्ट है। ये वाले गुड्स है, सारे गुड्स नहीं, ओनली द प्रिस्क्राइब गुड्स। सिमिलरली जो शिप है अपना, बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू कोचीन, फिर इधर ईस्ट वेस्ट कोस्ट है अपने यहाँ, विशाखापट्टनम, कैलकाटा, कालीकट वगैरह बहुत सारे हैं, चेन्नई, ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे। तो इनमें से अगर अपन शिप से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, देन दे आर एग्जेम्प्ट। तो कौन से गुड्स है देखो, अभी गुड्स को याद रखना है आपने,
नंबर 1 में आता है रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स। रिलीफ मटेरियल जब भी सप्लाई होता है तो वो सप्लाई जो है रेलवे से हो या शिप से हो वो एग्जेम्प्ट है। देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का सप्लाई एग्जेम्प्ट है। टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस जो भी जाएगा वो एग्जेम्प्ट है। देन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो एग्जेम्प्ट है। सुबह सुबह डाल के उसको लेके जाएंगे अलग अलग शहरों में बांटने के लिए, वो एग्जेम्प्ट है। देन रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट खुद जा रहा है उसके ऊपर, रेलवे की गाड़ी के ऊपर, या मटेरियल, वो एग्जेम्प्ट है। देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का पूरा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से या वेसल से एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। फ्लोर यानी आटा, पल्सेस यानी दाल, एंड राइस, राइस तो राइस ही है चावल लिख सकते हैं आप, तो आटा, दाल, राइस जो है वो भी एग्जेम्प्ट। अब देखो अलग से क्यों दिया है इनको, क्योंकि गेहूं जो है जो फार्म से निकला वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो व्हीट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हीट का ट्रांसपोर्टेशन यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा ई क्लॉज में। पैडी, पैडी जो राइस फार्म से जो निकलता है वो पैडी होता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आएगा, वो यहां एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और चना, मूंग, मसूर जो निकलेगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये जो तीनों चीज है देखो, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। आटा, दाल, राइस जो है ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आटा फार्म से निकलता है, क्या खेत से आटा निकला? अरे नहीं, गेहूं निकलता है, गेहूं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गया। लेकिन यहां पे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ओके। फिर दाल, पल्सेस जो है, ये दाल क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो दाल निकलती है। तो चना जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन चना दाल जो है वो मैन्युफैक्चर गुड्स, उसको प्रोसेस करके पॉलिश करके निकालते हैं, है ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। लेकिन दाल का जो सप्लाई है रेलवे से या फिर शिप से, वो भी एग्जाम किया है। सिमिलरली राइस, पैडी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर उसको फैक्ट्री में क्रश करके पॉलिश करके राइस बनाते, तो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है राइस, लेकिन वो भी एग्जेम्प्ट है, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है, ओके। तो आटा, दाल, राइस का ट्रांसपोर्ट भी एग्जेम्प्ट है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो तो एग्जेम्प्ट है ही है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगा तुम्हारे सारी चीजें, व्हीट, ज्वार, बाजरा वगैरह वगैरह, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सबका ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। देन ऑर्गेनिक मेन्योर, आखिरी पॉइंट में है ऑर्गेनिक मेन्योर, यानी खाद, जो खेत में डालने की खाद होती है, उसका ट्रांसपोर्ट भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन ऑर्गेनिक मेन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह एग्जेम्प्ट नहीं है, ओनली ऑर्गेनिक मेन्योर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो जीटीए अपन ने देखा ऊपर में कि जीटीए टैक्सेबल में आता है, लेकिन जीटीए भी यही सारी चीजें अगर ट्रांसपोर्ट करेगा जो ऊपर में देखा, तो ये जो क्लॉज है 20 एंड 21 ये बहुत सिमिलर है, सिमिलर उस पर चलते हैं। तो 20 में दिया था शिप एंड रेल, करेक्ट, या शिप और रेल का एग्जेम्पशन है। ये सारे मटेरियल अगर शिप से जाएंगे, रेल से जाएंगे तो एग्जेम्प्ट है। तो यही सारे मटेरियल अगर जीटीए से जाएंगे, तो रोड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रक में डाल के ले जाएंगे तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, उसको भी एग्जेम्पशन देना होगा, तो वो नीचे दिया है 21 में। सो 21 इज जीटीए। इसमें भी वही सारी चीजें देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अब अलग से इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 2 एडिशनल पॉइंट है, तो इसलिए वो अलग से दिया है। तो देखो एग्रीकल्चर, पहले जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम गिन लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसमें भी एग्जेम्प्ट है। फिर बीओसी को छोड़ो, डी पे आओ, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस एग्जेम्प्ट है। दूध,
सॉल्ट, फूड ग्रेन्स एंड फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, जो मैन्युफैक्चर वाले गुड्स है 3, वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल एंड डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो ये सारे तो वहां भी थे, यहां भी है, सब एग्जेम्प्ट है। अब जो 2 एडिशनल पॉइंट्स है वो देखो क्या है। जो 2 एडिशनल पॉइंट्स है वो ये है बी एंड सी। तो बी और सी को अलग अलग से आप पढ़ लोगे और 20 भी पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो बी में क्या है देखो, गुड्स वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स on a consignment transported in a single carriage, underline करो, single carriage, does not exceed 1,500 rupees। यानी एक कंसाइनमेंट है, मैंने ट्रक वाले को दे दिया कि भाई ये कंसाइनमेंट मेरे को भेजना है मुंबई से दिल्ली। तो ये कंसाइनमेंट जो गया, इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर 1500 रुपए से कम है, कंसाइनमेंट है, जा रहा है एक ही कैरेज में, सिंगल कैरेज में जा रहा है, एक बॉक्स है, मैंने दे दिया कि भैया इसको लेके जाओ, तो सिंगल कैरेज में जा रहा है और ये पूरे कंसाइनमेंट का जो भाड़ा है, भाड़ा यानी कि उनका जो रेट है वो है 1000 रुपए, 1200 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 400 रुपए, एग्जेम्प्ट, देयर विल बी नो जीएसटी। आया समझ में? एक कंसाइनमेंट, वन कंसाइनमेंट इन वन कैरेज, वन कंसाइनमेंट वन कैरेज 1500 से कम है, एग्जेम्प्ट, या इवन 1500 है तो भी एग्जेम्प्ट। अगर वो एक्सीड करेगा 1500, द रेंट विल एक्सीड 1500, देन इट इज टैक्सेबल। ये पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरा पॉइंट देखो क्या है, गुड्स वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, या कंसाइनी वाइज देखना है, does not exceed rupees 750। तो देखो, देखना कैसे, मैं आपको समझाता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो, फारूका क्लासेस आप सब जानते हैं, तो फारूका क्लासेस क्या करता है कि इट इज बेस्ड इन नागपुर, द सेंटर ऑफ इंडिया। नाउ अगर मैं स्टूडेंट्स को भेजता हूं, स्टूडेंट्स को, तो आज मेरे ऑफिस से, नागपुर ऑफिस से 54 पैकेट्स निकले, ठीक है, सब मैंने कंसाइनमेंट एजेंट को दे दिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे दिया, 54 पैकेट्स। अब 54 पैकेट्स का अगर आप टोटल भाड़ा देखोगे तो वो तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन ये सब एक ही आदमी को जा रही क्या? नहीं, These are named in the name of different students। एक स्टूडेंट जम्मू का है, एक कश्मीर का है, एक कन्याकुमारी का है, एक चेन्नई का है, एक कलकत्ता का है, एक मुंबई का है, पूरे इंडिया में जा रहे हैं ना, वो एक जगह थोड़ी जा रहा है। सो व्हाट आई डू इज, ये हर एक पैकेट डिफरेंट कंसाइनीज को जा रहे हैं, करेक्ट, अलग अलग कंसाइनीज को जाएंगे। तो अपन फिर टोटालिटी में नहीं देखेंगे, अगर सेपरेट कंसाइनीज के नाम से जो बिल्टी बनती है, बिल्टी यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है, डीओटी, ये आपको डिस्टिंग्विश करना है। डीओटी सेपरेट बनेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेपरेट बनेगा सबके नाम से, क्योंकि सबका कंसाइनमेंट अलग अलग जाएंगे ना, तो फिर इसको अलग अलग देखेंगे। तो यहां अपन लगाएंगे लिमिट ₹750 पर कंसाइनी, क्योंकि बुकिंग अलग अलग है, तो अपन 750 पर कंसाइनी की लिमिट लगाएंगे कि हर एक पैकेट जो अलग अलग जा रहा है, अगर उसका भाड़ा 750 से कम आ रहा है, देयर विल बी नो जीएसटी। ओके, जीएसटी से अपन बच जाएंगे। तो ये हो गया गोइंग डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा ब्रांच भी है, तो अगर सप्लाई टू ब्रांच है, सप्लाई टू ब्रांच है, तो फिर तो पूरा पैकेट, अगर 50 पैकेट्स में भेज रहा हूं मेरे ब्रांच ऑफिस को, दिल्ली ब्रांच अपना, तो नागपुर से दिल्ली 50 पैकेट जा रहा है, तो एक ही नाम से जाएंगे ना, तो दिस होल कंसाइनमेंट विल बी वन, बुक्ड एज वन कंसाइनमेंट, एक कंसाइनमेंट बुक हुआ,
कहां, नागपुर से दिल्ली के लिए, तो फिर इसको कंसाइनमेंट वाइज देखेंगे, कंसाइनमेंट इन वन व्हीकल, एक ही व्हीकल में जाएगा पूरा, तो इसको एक साथ देखेंगे। तो यहां लिमिट कितनी देखेंगे, 1500 रुपीज फॉर कंसाइनमेंट एज अ होल। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप अलग अलग भेज रहे हो या एक साथ भेज रहे हो। तो अगर एक कंसाइनमेंट में भेजूंगा तो फिर 1500 का लिमिट देखेंगे, फिर पूरा जो कंसाइनमेंट किया अगर वो उसका भाड़ा 1500 से कम आएगा तो एग्जेम्प्ट है, 1500 से ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल है। और अगर अलग अलग नाम से बुकिंग होगा तो फिर कंसाइनी वाइज देखेंगे, नॉट टोटलिटी में, टोटल कंसाइनमेंट मैंने कितने में दिया वो नहीं देखेंगे, लेकिन अलग अलग कंसाइनी के नाम से जो बुकिंग हुआ है तो सेपरेट सेपरेट देखेंगे, 750 पर कंसाइनी। गॉट इट? वेरी गुड। तो वो 2 एडिशनल पॉइंट जीटीए में होते हैं। और याद रखो कुरियर में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं कुरियर में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, नो एग्जेम्पशन फॉर कुरियर। तो जो आपको मैं भेजता हूं, अगर वो कुरियर से भेजता हूं, जैसे नॉर्मली अपन कुरियर से ही भेजते हैं, तो उसमें जीएसटी लगना ही लगना है, चाहे एक बॉक्स 250 रुपए में जाए, 200 रुपए में जाए, 500 रुपए में जाए, कितने में भी जाए, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। कुरियर्स, ऑल कुरियर ट्रांसपोर्टेशन इज चार्जेबल टू जीएसटी, नो एग्जेम्पशन। सिमिलरली अगर मैं स्पीड पोस्ट से भेजूंगा आपको, स्पीड पोस्ट से, तो वो भी पूरा टैक्सेबल है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ऑलवेज टैक्सेबल, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये सिर्फ जीटीए के थ्रू अगर जाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू जाएगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। तो वहां क्या करना पड़ेगा फिर आपको मालूम है, अगर मैं जीटीए में बुक करूंगा तो आई बुक इन जीटीए, फिर आपको जाके वहां गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑफिस से, जो भी उनका ऑफिस, जो भी उनका गोडाउन होगा, वहां जाके क्लेम करना पड़ेगा गुड्स। वो चिट्ठी लेके जाओ, उसको दिखाओ, गुड्स क्लेम करके घर लेके जाओ। तो इतनी झंझट कौन करेगा? तो इसलिए डोर टू डोर डिलीवरी में हम आपको भेजते हैं कुरियर। तो कुरियर मीन्स डोर टू डोर डिलीवरी, तो उसमें टैक्सेबल होगा हमेशा, उसमें 750, 1500 का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। याद रहेगा? वेरी गुड। और गुड्स कैरेज का डेफिनेशन दिया है वो ये ट्रक, ट्रक का मतलब होता है गुड्स कैरेज। फिर उसके बाद में आता है 21A, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फिर से आ गया जीटीए, लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये देखो, जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसको सर्विस दे रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो थोड़ा बहुत चीजें कहीं कहीं पे जाके बेचता है, लेकिन वो भी तो अनरजिस्टर्ड हो सकता है। अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो वो भी अनरजिस्टर्ड हो सकता है। 20 लाख या 10 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो वो अनरजिस्टर्ड होगा ना। तो ऐसे कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दी गई है, जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल आप लोग, यू गाइज आर अनरजिस्टर्ड टुडे, है ना। तो अगर ये सर्विस आपको दे रहा है तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। अब यहां पे ये दोनों को रिलेट करके देखना है, 21 एंड 21A। 21 में क्या देखा? कंसाइनमेंट 1500 या एक कंसाइनी वाइज 750 वगैरह जो देखे अपन ने, तो वो जो 1500, 750 वगैरह थे, या बाकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ऑल दी फूड, मिल्क वगैरह, वो सर्विस अगर वो टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है तो वो सारे एग्जेम्प्ट है ऊपर वाले। यहां क्या बोल रहा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो वो चाहे मिल्क हो या चाहे कुछ भी हो, वो एग्जेम्प्ट है। तो ये जो क्लॉज है 21A ये अलग है और 21 अलग है, ठीक है। तो इनका देखो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं कॉम्बिनेशन बताता हूं कैसे। तो आप ये अभी समझ लो, दिमाग में डालो कि 21 जो था, 21 जो देखा अपन ने इसके ऊपर, दैट वाज सर्विस गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड 21A इज सर्विस गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्संस। हालांकि वहां रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे लिखा नहीं था, तो मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखा है उसको। तो दोनों का बहुत ही एक खिचड़ी है दोनों के बीच में, यू विल अंडरस्टैंड।
पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। तो लॉ बनाते वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशंस करते हैं गवर्नमेंट, अब मुझे उसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताना पड़ता है। तो चलो देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स। अब उसमें से इनको एक्सक्लूड किया, अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स, नेमली एनी फैक्ट्री registered under or governed by Factories Act। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो फैक्ट्रीज आती है उसको एक्सक्लूड किया है। कहने का मतलब कि अगर ये फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड भी है, फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सर्विस फैक्ट्री को दी जा रही है तो फिर वो टैक्सेबल होगी, फिर वो एग्जेम्पशन में नहीं आएंगी। ओके, देन इट विल बी टैक्सेबल। तो फैक्ट्री। नंबर 2, सोसाइटी। Societies registered under the Societies Registration Act of 1860 or under any other law for the time in force in India। तो फैक्ट्री, उसके बाद सोसाइटी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी established under any law for the timing in force, then body corporates यानी कंपनीज वगैरह, then partnership firm whether registered or not including association of persons, AOPs भी उसके अंदर आ गए, and a casual taxable person registered casual taxable person भी आ गया। तो अगर सर्विस रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल में आएगा, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, रजिस्टर्ड अंडर सीटी यानी सेंट्रल टैक्स एक्ट, या फिर आईटी में, या फिर स्टेट में, या फिर यूनियन टेरिटरी में, कोई भी एक्ट में अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और जीटीए ने उसको सर्विस दिया तो फिर वो टैक्सेबल होगा। अब देखो ये क्लॉज और 21, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसका मतलब। ये जीटीए है, ये सर्विस दे रहा है रेसिपिएंट, राइट। अब ये रेसिपिएंट को जो सर्विस दे रहा है तो ये रेसिपिएंट कौन है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड है पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है तो उसमें दो कैटेगरी हो गई, स्पेसिफाइड एज एक्सेप्शंस अंडर 21A, जिसके अंदर वो सब आ गए तुम्हारे। स्पेसिफाइड पर्सन्स में क्या लिखूं मैं, लाइक लिख देता हूं क्योंकि बहुत जगह नहीं है मेरे पास। लाइक फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और यहां पे फिर आ गया एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो एनी अदर पर्सन हो गया या फिर ये लोग हो गए, और दूसरी तरफ में आ गए रजिस्टर्ड पर्सन्स। यहां तो रजिस्टर्ड पर्सन्स आई गए, तो अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, ये दो डिफरेंस पहले हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड में भी ये एक कैटेगरी अलग हो गई और फिर बाकी लोग अलग हो गए। अब जो भी सर्विस ये बाकी लोगों को दी जा रही है, जीटीए सर्विस दे रहा है ऐसे रेसिपिएंट को जो अनरजिस्टर्ड है और वो ये लोग भी नहीं है, एनी अदर पर्सन है, लाइक यू गाइज कम हियर, है ना, आप फैक्ट्री सोसाइटी तो नहीं हो, आप लोग ये हो, तो वहां पर रहेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। सो दिस सर्विस विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब बची ये दो, तो ये दो जो बच गए इनमें फिर दो कैटेगरी होगी। अगर ये कवर्ड बाय लिखता हूं मैं, कवर्ड बाय 21, अगर 21 में कवर्ड है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, एंड नॉट कवर्ड बाय 21 देन इट विल बी taxable, then it will be taxable। आया समझ में? तो इस तरह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा।
पॉज करके लिख लो। चलो फिर मैं आगे चलता हूं। फिर उसके बाद में आता है 22 एक सिंपल वाला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। गिविंग ऑन हायर अंडरलाइन करो, गिविंग ऑन हायर। क्या कर रहे हैं आप? किराए से दे रहे हैं। किस चीज को किराए से दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? 2 पॉइंट याद रखने के, क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो नंबर 1, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल meant to carry more than 12 passengers। तो वहां लिख दो आप बस, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, किसको दे रहे हैं आप? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। जैसे हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, MRTC, महाराष्ट्र रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब इसको मैंने बस किराए से दिए, मेरे पास बहुत सारे बस है, तो बस क्यों लिखा मैंने, कार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां देखो कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, 12 पैसेंजर से ज्यादा का ये बस होना चाहिए, 12 भी नहीं चलेगा। अप टू 12 अगर है तो एग्जेम्पशन नहीं है। तो मेरे पास एक ये है इनोवा, मैंने इनोवा इनको किराए से दे दिया, तो इनोवा का सीटिंग कैपेसिटी कितना है? 6 लोगों का है, 7 लोगों का है मैक्सिमम, तो फिर वहां एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन है जहां पर ऐसी व्हीकल हो जिसका पैसेंजर कैपेसिटी 12 से ज्यादा हो, मोर देन 12 पैसेंजर्स, ड्राइवर को छोड़ के, हाँ, मोर देन 12 पैसेंजर्स का कैपेसिटी होना चाहिए। तो उसमें बस ही आएगा ना फिर, मिनी बस एंड नॉर्मल बस, 35 सीटर, 50 सीटर, 15 सीटर, 20 सीटर, ऐसी होनी चाहिए। तो वो मोटर व्हीकल यानी बस मैंने किराए से दिया है। किसको किराए से दिया है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। तो ये जो मैंने किराए से दिया है ये GST से एग्जेम्प्ट रहेगा। हो गया फिट दिमाग में? वेरी गुड। दूसरा, टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA को मैंने किराए से दिया। क्या किराए से दिया? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी यहां लिख दो ट्रक। ट्रक में गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे ना, ट्रक, लॉरीज, बड़े बड़े आजकल लॉरीज आते हैं। जो भी व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के काम की है वो मैंने किराए से दिया। किसको दिया? GTA को दिया। जो कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी था उसको मैंने किराए से दिया, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला बस है, दूसरा ट्रक है। बस किसको देना है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। ऐसे किसी को भी दिया तो एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ, बस किसको देंगे तो एग्जेम्प्ट है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। और मैंने बस किसी बस चलाने वाले ऑपरेटर को दिया तो, नॉर्मल प्राइवेट वाले को दिया तो, खुराना रोडवेज को दिया तो, फिर वो टैक्सेबल में आएगा। और दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक, ट्रक किसको किराए से देना है? GTA को देना है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू अ पर्सन providing service of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of preschool education and education up to HSC or equivalent। डबल लिंक है इसमें। डबल लिंक है, देखो मैं आपको समझाता हूं कैसा है। ये मैं हूं दिस सर्विस प्रोवाइडर, या अपन है जिसको एग्जेम्पशन है। हमने क्या किया कि एक व्हीकल किसको दिया? एक और सर्विस प्रोवाइडर को दिया। ट्रांसपोर्टर में लिखता हूं यहां। ये ट्रांसपोर्टर सर्विस किसको दे रहा है? स्कूल को दे रहा है। ऐसा है। तो देयर इज अ टू वे। ये ट्रांसपोर्टेशन स्कूल को सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है स्कूल को? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो ये ट्रांसपोर्ट, ये मेन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये दे रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। ये अपन एजुकेशन का एक पूरा आएगा, उसमें अलग से देखेंगे। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर हूं मैंने मेरे पास बस है, मैं डायरेक्ट स्कूल को नहीं दे रहा सर्विस, मैं क्या दे रहा हूं? किराए पे दे रहा हूं। किसको? ट्रांसपोर्टर को। तो दोनों अलग अलग सर्विस हो गई। मेरा सर्विस है किराए से देना, इसका सर्विस है ट्रांसपोर्ट ऑफ द किड्स और द स्टाफ। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ये किराए से देने की सर्विस हो गई, किराया। तो ये रेंटल पे मैंने दिया है, ऑन रेंट। क्या? वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें वो स्कूल बस आते हैं ना बेसिकली, वो।
सो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोटर व्हीकल में कुछ लिखा नहीं है तो इट कैन बी अ स्मॉल व्हीकल लाइक टवेरा भी हो सकती है, 8 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर, आजकल छोटी छोटी बस चलती है, स्कूल बस 8 लोग, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी होते हैं, और बड़े बड़े बसेस भी होते हैं, सब इसके अंदर आ गए। किस चीज के लिए यूज होने वाले हैं? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो ये एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये स्कूल कौन सा होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। तो ये स्कूल होना चाहिए या तो प्री स्कूल यानी नर्सरी वगैरह, या एजुकेशन अप टू HSC, यानी कि ये नॉर्मल स्कूल अप टू 12th वाला जो स्कूल है ना वो होना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टर ये सर्विस इंजीनियरिंग कॉलेज को दे रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज को दे रहा है, और मैंने अपने बस उसको किराए से दिए, तो जो मैंने बस उसको किराए से दिए वो हो जाएंगे टैक्सेबल। याद रखो, वो हो जाएंगे टैक्सेबल। तो यहां पे सिर्फ प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू HSC तक का ये स्कूल होना चाहिए, अप टू HSC यानी अप टू 12th, तो 12th या उससे नीचे वाला स्कूल होना चाहिए। तो फिर मैंने जो रेंट पे इनको दिया है ट्रांसपोर्टर को, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और आगे का भी बता दूं कि ये ट्रांसपोर्टर ये जो सर्विस दे रहे हैं स्कूल को, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो अपन एजुकेशन वाले क्लॉज में पढ़ेंगे उसको। फिर वहां पे कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोई मतलब नहीं है, पढ़ के सब अपने को मालूम है। स्टेज कैरेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग है, जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और ऐसा हर स्टेट में है। एंड तो ऐसा है, उसको एक बार पढ़ के रखना है, नहीं भी पढ़े चलता है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ 23rd पे। 23rd पॉइंट में लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। तो हाईवे से आप लोग ट्रैवल करते हैं, जो भी हाईवे से अपन ट्रैवल करते हैं वहां टोल टैक्स हमको पे करना पड़ता है, टोल चार्जेस। तो वो जो टोल होता है 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। सो दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जेम्पशन। टोल चार्जेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST for giving us access to a road or a bridge. फिर 23A में लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन एन्युइटी। तो एन्युइटी भी होता है उसके अंदर, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लंबे समय का कि भाई हम एक एन्युइटी पे करेंगे, 2000-4000 रुपए भर देंगे एंड देन इट विल बी डिडक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एन्युइटी भी हो सकता है। जैसे टोल चार्जेस इज फॉर ईच यूज, एवरी टाइम वी पे द टोल चार्जेस एंड यूज द रोड। एन्युइटी यानी कि लॉन्ग टर्म यूज, तो ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। चावल का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग, इतने सारे सर्विसेज अगर राइस के लिए दिए गए हैं तो एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल कमोडिटी में तो एग्जेम्पशन है ही, लेकिन राइस जो है ना तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी में नहीं आता, इसलिए उसको अलग से एग्जेम्पशन दिया है। क्यों? क्योंकि राइस जो है वो धान जो होता है ना, पैडी, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आता है, लेकिन उसको फैक्ट्री में साफ करके फिर राइस निकाला जाता है। तो राइस जो है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में आता है। यस, राइस इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो पैडी का ट्रांसपोर्ट वगैरह तो एग्जेम्पशन है ही, यहां पे राइस को भी अलग से एग्जेम्पशन दिया है। क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। तो वेयरहाउसिंग में अगर आप वेयरहाउस में रखोगे राइस को, तो वेयरहाउसिंग चार्जेस जो हम पे करेंगे वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। फिर लोडिंग के लिए जो हम माल लोग आएंगे, लेबर लोग, उसको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो हम देंगे वो एग्जेम्प्ट है। और अगर उसका पैकेजिंग किया गया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ओके, फिर 24 के बाद एक 24A करके इंसर्ट हुआ है, और उसमें है वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कोई डेफिनेशन दिया नहीं है, तो ये जनरल नॉलेज के हिसाब से लेना पड़ेगा, या एज पर दी अदर लॉज ऑफ द गवर्नमेंट जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेफिनेशन होगा, अपने को एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने के लिए सिर्फ वर्ड ही काफी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको याद रखो। तो वेयरहाउसिंग अगर आप सर्विस दे रहे हो फॉर दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST।
Then transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility. अपने आप बिजली आती है ना, बिजली को हाथ लगाए कभी, करंट लगता है जोर से तो सप्लाई ऑफ बिजली पे, बिजली का जो बिल आता है ना अपने को, उस पे कभी देखा है कि आपने जीएसटी? नहीं, एग्जेम्प्ट है. सो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट. ये भी बहुत सिंपल है. उसका डेफिनेशन दिया है, कोई काम का नहीं है. वो सारे डेफिनेशन कोई काम के नहीं है. देन सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई जो भी सर्विसेज लोगों को देगा, एनी काइंड ऑफ सर्विस दे गिव इज एग्जेम्प्ट, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. ऑल सर्विसेज गिवन बाय आरबीआई आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. लेकिन याद रखो, उल्टा मत पढ़ लेना, सर्विसेज गिवन टू आरबीआई. मैंने आरबीआई का ऑडिट किया है, कल कंप्लीट किया, अब बिच बिल बना है कल 25 करोड़ का. क्या ज्यादा फेंकता हूं ना, हजम नहीं होती, पानी पीना पड़ता है. तो खैर, तो 25 करोड़ का बिल बना के देंगे हम आरबीआई को ऑडिट करने का, तो उस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा. सो सर्विस गिवन टू आरबीआई एग्जाम नहीं है. देखो, हाँ, सर्विस गिवन बाय आरबीआई टू एनीवन इज एग्जेम्प्ट. देन सर्विस बाय वे ऑफ डिपॉजिट. अब ये जो है, तो ये बैंक्स वगैरह के लिए है. 27 नंबर के बाजू में लिख दो बैंक्स एक्सेट्रा. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज भी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए. तो क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट वाला है, इंटरेस्टिंग भी है. एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस. डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस बैंक ने दिए आपको. इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट. अब बैंक आपको लोन देगा तो आपसे क्या लेगा कंसिडरेशन में? इंटरेस्ट ही तो लेगा ना. तो बैंक लोन देता है, विजय माल्या को भी दिया, फारूक हक को भी दिया, बहुत सारे लोगों को दिया. अब विजय माल्या बात अलग है कि उसने ना तो लोन वापस किया ना इंटरेस्ट दिया, लेकिन फारूक हक देखो, फारूक हक पूरा पैसा बैंक का एक एक पाई चुकाता है, इंटरेस्ट भी और लोन का प्रिंसिपल भी. तो ये इंटरेस्ट जो बैंक के लिए रिसीट है, इनकम है, उस पे जीएसटी माफ है. इंटरेस्ट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी. सिमिलरली डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह जो होता है, बैंक डिस्काउंटिंग भी करता है ना, तो वो डिस्काउंट जो बैंक को मिलता है, दैट इज ऑल्सो टोटली एग्जेम्प्टेड. लेकिन वहां लिखा है अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज. तो क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट आता है, क्रेडिट कार्ड में अगर पेमेंट डिले हुआ तो इंटरेस्ट लगता है, बहुत भारी इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड में, 3-3.5% तक इंटरेस्ट जाता है पर मंथ, विच एग्रीगेट्स टू हाउ मच, 36% पर एनम. भारी इंटरेस्ट. क्रेडिट कार्ड सपोज होता है ना, उसमें अपन जो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं, मींस वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी, जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है उससे हमने लोन लिया, ऐसा उसका मतलब होता है. Whenever we swipe a credit card in any kind of expenditure, against any expenditure, we are taking a loan from credit card company. फिर जब क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है और अपने को आता है, और फिर उसका एक ड्यू डेट होता है पेमेंट का. जैसे अगर साइकिल मंथ का है, तो मंथ में जो भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, जहां जहां भी खर्चे करोगे बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, वो पीरियड एंड होने के बाद उसका बिल बनेगा, फिर आपको घर पे आएगा, फिर आप उसका पेमेंट करो. तो मंथ के बाद अराउंड 20 डेज अप्रोक्सीमेटली रहता है पेमेंट करने का ड्यू डेट. तो उसको इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं. अगर आप ड्यू डेट पे पूरा पैसा भर दोगे, क्रेडिट कार्ड को पैसा वापस कर दोगे, यानी लोन रिटर्न, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. लेकिन ड्यू डेट अगर आपने मिस कर दी तो फिर इंटरेस्ट लगता है. तो वो जो इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, उस पे जीएसटी लगेगा. तो क्रेडिट कार्ड जो लिखा है ना, इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, उसको अंडरलाइन करके लिख दो टैक्सेबल. तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है. लेकिन नॉर्मल जो लोन्स है, बैंक के लोन्स जो होते हैं, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, एनी अदर लोन, मेडिकल लोन, एजुकेशन लोन,
ये सब लोन्स होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। फिर सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, जो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एलसी, बैंक एलसी, तो ये सब जो है एडवांसेस, डिपॉजिट्स, लोन्स, इस पे जो इंटरेस्ट है ये एग्जेम्प्ट है, या डिस्काउंट है वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन यही लोन्स में अगर आपने जैसे व्हीकल लोन लिया आपने, फिर एक इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, उसके इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, मिस हो गया तो अपने को वो पीनल ये लगा देते, पेनल्टी एक लगाते हैं, 200 रुपए 400 रुपए पेनल्टी ठोकते हैं आपके ऊपर। वो पेनाल्टी जो लगाएगा बैंक ऑन मिसिंग योर ईएमआई ड्यू डेट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। तो लोन में, अच्छा मैं शुरू से बताता हूं, जब लोन सैंक्शन होता है आपको, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया कि मेरे को लोन चाहिए, बैंक ने पूरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुलवाए, ये बुलवाए, वो बुलवाए, सब चेक किया, पूरा आपका क्रेडिट चेक किया, क्रेडिट वर्दीनेस, और फिर आपको लोन देंगे। तो सबसे पहले तो बैंक आपसे एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? प्रोसेसिंग फीस। लोन की प्रोसेसिंग फीस एक होती है। तो ये प्रोसेसिंग फीस जो चार्ज किया, लोन देने के पहले या लोन देते वक्त, ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? ये है टैक्सेबल, ये टैक्सेबल। लोन प्रोसेसिंग फीस विल बी टैक्सेबल। फिर लोन आपको दिया, फिर इंटरेस्ट मीटर चालू हो गया, तो हर महीने इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एक आध ड्यू डेट मिस करोगे तो पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी अगर लगी आपको तो वो भी है टैक्सेबल। तो प्रोसेसिंग फी हो गया, पेनल्टी हो गया, ये सब टैक्सेबल है। ओके। या जैसे बैंक गारंटी दिया है, बैंक ने आपके लिए गारंटी दिया है किसी आपके क्रेडिटर को, आपके बिहाफ में, बैंक गारंटीज सुना होगा ना आपने। तो बैंक गारंटी के अगेंस्ट बैंक क्या करता है? कमीशन चार्ज करता है। तो वो कमीशन जो है वो भी क्या होगा? टैक्सेबल। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखो कि इंटरेस्ट या डिस्काउंट अगर है लोन्स के ऊपर, लोन एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट या डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह में डिस्काउंट वर्ड आता है, नॉर्मल लोन्स में इंटरेस्ट वर्ड आता है, तो वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा कोई भी नाम से अगर पैसा ले बैंक अपने से, प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टी, कमीशन, फीस, कुछ भी, कंसल्टेंसी फीस, तो वो सब होगा टैक्सेबल। आया समझ में? वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट याद रखो कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा है इंटर से यानी आपस में, इंटर से यानी आपस में, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स और ऑथोराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंगस्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स। ऑथोराइज्ड डीलर्स कौन होते हैं? जो फेमा में, फेमा करके एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कॉर्पोरेट लॉज में आप पढ़ोगे कभी। तो फेमा के अंदर ऑथोराइज्ड डीलर्स अपॉइंट होते हैं, जो जैसे थॉमस कुक है, सेंट्रम करके कंपनी है, वैसे बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? ऑथोराइज्ड डीलर्स। आरबीआई में रजिस्टर्ड होते हैं लोग, एंड दे आर ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई टू सेल एंड परचेज द फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं उनको ऑथोराइज्ड डीलर्स कहते हैं। तो यू कैन बाई डॉलर्स फ्रॉम देम, यू कैन सेल डॉलर्स टू देम। उसमें एक मनी चेंजर भी होता है। मनी चेंजर क्या होता है? कि जो सिर्फ फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो मनी चेंजर होता है। और ऑथोराइज्ड डीलर जो है, दो वर्ड्स आएंगे फेमा में, मनी चेंजर एंड डीलर। Dealer can deal both ways. He can buy and sell foreign currency. Money changer can only convert foreign currency into Indian currency. He cannot sell foreign currency. He can only buy foreign currency. तो ऐसे रहते हैं। फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स उसमें आते हैं। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स अपने इंडियन बैंक्स के जो ब्रांचेस इंडिया के बाहर है, या एसईजेड्स में जो होते हैं, सेल्स के अंदर बैंकिंग ब्रांचेस, उनको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स कहते हैं। वो भी ऑथराइज्ड डीलर कहलाते हैं। तो फेमा में उसका लंबा डेफिनेशन है जो यहां दिया है, देखो। तो यहां पे क्या दिया है अभी, पहले मैं समझा देता हूं, फिर ये डेफिनेशन देखेंगे। इंटर से यानी एसबीआई के पास डॉलर्स है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाता है उसके पास कि मेरे को डॉलर्स दे दो। एसबीआई सेल्स डॉलर्स टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक आपस में डील हुआ, नो सर्विस टैक्स, यानी कि नो जीएसटी।
नो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो बैंक टू बैंक या डीलर डीलर या बैंक विद डीलर, तो उसको इंटर से बोलते हैं। बैंक बैंक, डीलर डीलर या बैंक डीलर, ये ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट। लेकिन हम गए, पब्लिक गई एसबीआई के पास डॉलर्स खरीदने और उन्होंने डॉलर्स हमको बेचे, तो वो टैक्सेबल सर्विस होगा। याद रहेंगे सारे पॉइंट्स? ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में फिट करके रखने का है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे। फिर देखो ऑथराइज डीलर की डेफिनेशन में आते हैं, ये या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं रटने का है, एक बार समझ के रख देना है। तो उसमें कौन आता है? देखो, एज पर सेक्शन सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, ऑथराइज पर्सन means an authorized dealer, a money changer, an offshore banking unit, or any other person for the time being authorized under section 10 of FEMA to deal in foreign exchange of foreign securities. तो इतने नाम इसमें आते हैं ऑथराइज पर्सन के नाम में। एक तो डीलर होता है जो दोनों तरफ से काम करता है, फिर मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड एनी अदर ऑथराइज पर्सन। गुड। और इंटरेस्ट का भी डेफिनेशन दिया है। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेएबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी इज बोरोड और डेट इनकर्ड इंक्लूडिंग डिपॉजिट, क्लेम और एनी अदर सिमिलर राइट और ऑब्लिगेशन, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सर्विस फी। देखो, इंटरेस्ट में सर्विस फी इंक्लूडेड नहीं रहता। सर्विस फी और अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी इज बोरोड और डेट इनकर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज नॉट बी अनयूटिलाइज्ड, वो कोई काम करे। तो सर्विस फी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, यानी सर्विस फी होगा टैक्सेबल। ये क्या होता है कि लोन सैंक्शन होता है, फिर उसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप अनयूटिलाइज रखोगे पैसा तो उस पर एक सर्विस फी लगेगी। जो पैसा यूज कर लिया उस पर सीसी अकाउंट वगैरह में रहता है कि दे गिव यू लिमिट कि आप 20 करोड़ विड्रॉ कर सकते हो। तो हमने आपके लिए 20 करोड़ निकाल के रखे, लेकिन आप अगर विड्रॉ नहीं करोगे, अगर पैसे ही नहीं उठाओगे, तो हमने पैसे अलग किए, आप उठाओगे नहीं, तो हमारा नुकसान होता है ना बैंक का। तो बैंक बोलता है हम उस पर सर्विस फी लगाएंगे। जो पैसा विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो पैसा हमने आपके लिए ईयरमार्क किया है लेकिन आप उठा नहीं रहे, उस पर एक सर्विस फी लगाएंगे विच इज लेसर देन इंटरेस्ट ऑब्वियसली। तो वो सर्विस फी जो है, मनी अनयूटिलाइज के ऊपर सर्विस फी लगता है, वो सर्विस फी टैक्सेबल में आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट कॉल्ड इज इंटरेस्ट, इट इज नॉट इंटरेस्ट, सो इट इज टैक्सेबल। और बाकी तो मैंने बताया प्रोसेसिंग फीस, कमीशन, वो सब भी टैक्सेबल है। तो ये हो गए बैंक्स के लिए 2 पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युइटी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। ये कुछ देखो, कुछ समझने की नहीं रहते, रट्टा मारने के रहते, ये सब गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये तो सुना ही होगा आपने, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी दिया जाता है, तो वो एग्जेम्प्ट है एनपीएस के अंदर। ऐसे कभी लाइन से 2-4 पॉइंट आएंगे, इसको बस एक एक बार पढ़ के रखना है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय आर्मी, नेवल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स टू मेंबर्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट है। अपना एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने को बेचता है वो टैक्सेबल है, उसका जो प्रीमियम आता है ना दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी। लेकिन ये कुछ लाइफ इंश्योरेंस है जो एग्जेम्प्ट है। तो एक एनपीएस के अंदर, फिर एक ये आर्मी, नेवी, बेनेवोलेंट फंड्स जो होते हैं उनके इंश्योरेंस फंड्स। फिर उसके बाद में आता है 29A, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सोनेल ऑफ कोस्ट गार्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखने का है, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड सर्विस दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस का किन लोगों को? टू द पर्सोनेल ऑफ कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड वाले जो लोग हैं जो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन देते हैं, तो उनको लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दी जाती है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी।
देन सर्विसेज बाय एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC शॉर्ट में लिख दो, ESIC जो है उनके सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, उनके जो सर्विसेज है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स मेंटेन करता है लाखों की तादाद में, वो एग्जेम्प्ट है। फिर उसके बाद 31A करके और 31B दो इंसर्ट हुए हैं, दोनों इसी प्रोविडेंट फंड और इसी से रिलेटेड है। तो पहले में है सर्विसेज बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कोल कंपनीज में लगता है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, 2 persons गवर्न्ड बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1948। और दूसरा है 31B नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, आजकल जो नया आया है न्यू पेंशन स्कीम वाला नेशनल पेंशन सिस्टम, टू इट्स मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी ये लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी GST से एग्जेम्प्ट है। तो एक एक बार पढ़ के रखना है दोनों को। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके सर्विसेज जो भी है वो सब एग्जेम्प्ट है। तो ESIC, EPFO, देन IRDA, इसके नाम ही याद रखो, इनके सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। देन SEBI, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, they are exempt. Then services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount, ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। देखो ये पेमेंट गेटवे करके लिख दो इसको, पेमेंट गेटवेज जो होते ना, पेमेंट गेटवे। तो यहां क्या होता है, देखो इसका ऑपरेशन क्या होता है पहले मैं आपको समझा दूं तो ये पॉइंट समझ में आएगा। जैसे देखो फारूका क्लासेस, आप लोग क्या करते हो, DVD परचेज करते हो या USB, कहां से, हमारे साइट से, FHC ऑनलाइन से आप परचेजिंग करते हो। तो होता क्या है कि यू आर द स्टूडेंट, व्हेन यू मेक पेमेंट ऑन माय साइट, दैट पेमेंट गोज टू द पेमेंट गेटवे, जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या आपका इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट पासवर्ड डालते हो और पेमेंट करते हो। तो व्हेन यू पे, योर पेमेंट गोज टू पेमेंट गेटवे। तो आपने अगर समझ लो कि 12,000 का DVD खरीदा मेरे से, तो वो पेमेंट गेटवे को आपका पैसा गया। अब पेमेंट गेटवे क्या करता है कि उसका कमीशन चार्ज करता है, उसका कमीशन होता है 1-2% के आसपास, वो कमीशन चार्ज करता है और जो बैलेंस है वो मुझको देता है, फारूका क्लासेस को बैलेंस पे कर देता है। सो दे चार्ज देयर कमीशन। अगर 1% कमीशन है उनका, मान के चलते हैं, तो 12,000 का 1% कमीशन कितना आ जाएगा, 120 रुपए उनका कमीशन आ गया, वो काट देंगे और मेरे को डिफरेंस दे देंगे, 11,880 विल बी पेड टू फारूका क्लासेस। तो देखो आप जितने भी परचेसिंग करते हो उसमें अराउंड 1-2% मेरा नुकसान है, बिकॉज दैट इज द कमीशन दैट आई हैव टू पे टू द पेमेंट गेटवे। बहुत बुरी बात है ना, क्या करें। तो चलो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये 120 रुपए जो पेमेंट गेटवे मेरे से लेगा, तो इट इज अ सर्विस गिवन बाय पेमेंट गेटवे टू फारूका क्लासेस, है ना। तो ये सर्विस के बदले जो ये कंसिडरेशन वो ले रहा है मुझसे, क्या इस पे GST लगेगा? तो आंसर है यस, इट्स अ सर्विस चार्जेबल टू GST, तो इस पे GST लगता है। अब देखो एग्जेम्पशन जो दिया है वो क्या दिया है कि अगर ये पेमेंट जो है, ये जो पेमेंट है जिसका सेटलमेंट करके उन्होंने मेरे को डिफरेंस दिया, अगर ये अमाउंट 2,000 रुपए या उससे कम होता तो फिर GST माफ, फिर GST नहीं लगेगा। लेकिन ये तो 12,000 है, हमारे केस में तो कोई भी प्रोडक्ट 12,000, अगर फास्ट ट्रैक बिल हो तो भी 6-7 हजार के ऊपर ही आता है, 2,000 से नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सारे सेटलमेंट्स पे हमको GST लगता है। मगर अगर मैं क्या बेचूं, छोटे मोटे खिलौने की दुकान डाल दूं, ऐसे ही चीजें बेचूं, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए की चीजें बेचूं और पेमेंट गेटवे के थ्रू पैसा लूं, फिर पेमेंट गेटवे जब कमीशन चार्ज करेगा तो उस पे GST नहीं लगेगा। तो ये अमाउंट अपने को देखना है, ये 12,000 का अमाउंट है तो GST लगेगा, अगर ये 2,000 या उससे कम होता तो GST नहीं लगता।
तो वो एग्जेम्पशन यहां दिया है। आया समझ में? तो देखो सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक, तो एक्वायरिंग बैंक यानी पेमेंट गेटवे, उसको बिजनेस टर्म्स में पेमेंट गेटवे कहा जाता है। टू एनी पर्सन यानी फारूका क्लासेस इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट, तो ये सेटलमेंट जो कर रहे हैं अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, तो एक स्टूडेंट ने परचेज किया तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। हालांकि ये क्या है कि पूरे दिन में जितना आता है उतना पूरा पैसा भी मेरे को एक साथ देता है, लेकिन अपन वैसे नहीं देखेंगे, सिंगल ट्रांजैक्शन देखेंगे। सिंगल ट्रांजैक्शन, सो अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन transacted through credit card, debit card, charge card और other payment card services, जो भी अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये अमाउंट अगर 2000 से कम है, देखो लिखा है अप टू 2000, 2000 या उससे कम है, तो देन नो जीएसटी ऑन देयर कमीशन। गॉट इट? वेरी गुड। और उसमें डेफिनेशन भी दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री एक्वायरिंग बैंक मीन्स एनी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और अदर पर्सन हु मेक्स पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड। तो ये बिजनेस को पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो बैंक प्रोवाइड्स अस अ पेमेंट गेटवे। फिर एक 34A है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, 3 है इसके अंदर, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, बाकी वो लोकल अथॉरिटी वगैरह नहीं है, सिर्फ सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। 2 देयर अंडरटेकिंग्स, यानी इनके ही जो अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from financial institutions. तो दिस इज गारंटी सर्विस। जैसे हम लोगों के लिए गारंटी देते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दिया है, सब साले डुबा के भाग गए, मेरे को भरने पड़ रहे उनके पैसे। तो खैर वैसे गवर्नमेंट खुद अगर गारंटी देगा फॉर लोन्स टेकन बाय देयर अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज, पीएसयूज जो होते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं और गवर्नमेंट उनके बिहाफ में गारंटी देता है। तो ये गारंटी देना ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके ओके। उसके बाद है, ये भी रट्टा मारने का है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये समझाने का कुछ है ही नहीं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। अभी तक हमने लाइफ इंश्योरेंस के 1-2 एग्जेम्पशन देखे, एक एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम अगर लाइफ इंश्योरेंस सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है, फिर वो आर्मी वाले जो है वो एग्जेम्प्ट है। अब जनरल इंश्योरेंस में देखो एग्जेम्पशन कहां है। जनरल इंश्योरेंस है ना, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस होता है, हाउस इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजों का जो इंश्योरेंस होता है उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। तो उसमें देखो अब ये पूरी लिस्ट है, इसमें से मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक भी याद रहे ना तो आप महापुरुष हो जाएंगे, 2 बार पढ़ के छोड़ देने का। फिर चलते आगे 36 के ऊपर, तो जनरल इंश्योरेंस हो गया। अब नंबर आता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो देखो नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। बहुत सारे स्कीम्स है, फिर इसको रट्टा मारने का है, एक बार मैं पढ़ लूंगा। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैविंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए तक का माइक्रो इंश्योरेंस अगर करवाया है किसी ने, 2 लाख रुपए एश्योरेंस अमाउंट होता है या उससे कम, तो वो एग्जेम्प्ट है। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बूढ़े लोगों के लिए है ये। देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, एक भी मेरे को याद नहीं रहते, आप देखो आपको एग्जाम देना है, हाँ मेरे को तो एग्जाम नहीं देना, तो आई एम फ्री। खैर प्रधानमंत्री के ये है सारे नाम से, तो खैर याद रखो आप। एंड एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो इतने सारे हैं, इन सबको याद रखो। फिर उसके बाद 36A है, तो इतने सारे इंश्योरेंस तो देखे अपन ने जो एग्जेम्प्ट है। अब 36A बोलता है कि सर्विस बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम्स
स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 35, 36 जो हम देख चुके हैं, एंड 40 जो आगे अपन देखेंगे। तो इसमें जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का अगर री इंश्योरेंस करवाया जाए तो वो री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। री इंश्योरेंस क्या होता है कि यहां जैसे एक कस्टमर है, तो कस्टमर क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास आकर के अपना रिस्क इंश्योर करता है। ओके, तो ही पेज मनी टू इंश्योरेंस कंपनी और रिस्क इंश्योर करवाता है। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क पैदा हो जाता है ना, कस्टमर का तो रिस्क इंश्योर हो गया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क पैदा हो गया, क्योंकि अगर एक कस्टमर को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को बचाने के लिए री इंश्योरेंस करवाती है। सो देयर आर री इंश्योरेंस कंपनीज जिनके पास इंश्योरेंस कंपनी जाके कहती है भैया मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, आप प्लीज इसको पार्टली जैसे भी री इंश्योर करो। तो यहां से जो कमीशन इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को आता है उसमें से थोड़ा अमाउंट री इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। तो ये री इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विस दे रही है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको कहते हैं री इंश्योरेंस सर्विस। ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। अगर ये वाला 35, 36 या 40 में कवर्ड है द इंश्योरेंस, दिस इज प्राइमरी इंश्योरेंस, इफ दिस इज कवर्ड बाय 35, 36 एंड 40 एंट्री नंबर्स, देन री इंश्योरेंस इन रिलेशन टू दीज विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। आया समझ में? सिंपल है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, ये सब ये एक बार पढ़ के रख देना है, कोई लॉजिक नहीं है। अटल पेंशन योजना एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो पेंशन स्कीम्स होते हैं उसमें एग्जेम्पशन है। देन सर्विसेज बाय फॉलोइंग पर्सन्स इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, 39 नंबर, इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। कौन है ये लोग? बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। अब ये थोड़ा समझने लायक है। दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। इसमें क्या होता है, देखो बैंक्स जो है शहरों में तो उनके ब्रांचेस है क्योंकि काफी सारे कस्टमर्स मिलते हैं, बिजनेस अच्छा होता है उनका, डिपॉजिट्स, लोन्स वगैरह। रूरल एरिया में भी जो बड़े बड़े टाउन्स है, विलेजेस है अच्छे, तो वहां तो बैंक अपने ब्रांचेस लगा देता है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत छोटे 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 गांव है, 10-15 लोगों का एक गांव है, 100 लोगों का गांव है, 200 लोगों का गांव है, तो वहां बैंक ने ब्रांच खोलना पॉसिबल है क्या? नो। वहां ब्रांच खोलो, उसका रेंट पे करो, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, फिर वहां जो लोग एम्प्लॉय होंगे कम से कम 2-4 तो होंगे ना वहां, एक कैशियर, एक ये एक वो, उनकी सैलरीज, और वहां कितने लोग अकाउंट खोलेंगे? 10-15 लोग। अब 10-15 लोगों को सर्व करने के लिए पूरा एक बैंक अपना ब्रांच खोलेगा क्या? लॉस में जाएगा क्या? कितने खर्चे? बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। तो बैंक का एक ब्रांच है, सपोज कि ये एक एरिया है जिसको एक ब्रांच सर्व कर रहा है, तो यहां पे एक ब्रांच, लेकिन इसके छोटे छोटे जो गांव है आजू बाजू में, यहां वहां बारीक 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 बहुत सारे गांव है, तो यहां हर जगह ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्रांच यहां से एजेंट्स अपॉइंट करता है। रूरल एरियाज है, ये बहुत रूरल एरियाज है, और ये जो एजेंट्स है उनका नाम है बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट, टेक्निकल नेम है उनके एजेंट्स के। तो ये लोग क्या करेंगे कि यहां गांव गांव घूमेंगे स्कूटर पे या हीरो होंडा पे, और वहां जाके लोगों का अकाउंट खुलवाएंगे, लोगों को पैसे देंगे, लोगों का पैसा डिपॉजिट करवाएंगे। तो ये मोबाइल बैंक इसको बोल सकते हैं। तो अपने स्कूटर पे निकलेंगे और ये सब काम करके वापस आएंगे बैंक के ब्रांच में और पैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, जो भी करना है करेंगे। सो दे गिव मोबाइल सर्विस, बैंक सर्विस टू स्मॉल विलेजेस। तो उनको कहते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। ये एम्प्लॉई नहीं है, याद रखो, दे आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, दे आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द बैंक। एम्प्लॉइज तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, देखो जीएसटी से पहले ही देखा अपन ने, एम्प्लॉयमेंट को सर्विस मानते ही नहीं अपन, सप्लाई नहीं मानते। लेकिन ये लोग जो है ये कमीशन पे काम करते हैं। तो ये एजेंट्स है, एजेंट्स तो डेफिनेशन में आते हैं, दे आर सप्लाई, एजेंसी इज अ सर्विस।
लेकिन यहां पर इनको एग्जेम्पशन दिया है। तो ये बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट्स को जो भी मंथली कमीशन मिलेगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। Then any person as an intermediary to a business facilitator or business correspondent, अब इसमें भी इंटरमीडियरीज भी आते फिर, यानी बैंक है, बैंक से या तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, बीएफ बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट, कभी कभी इसके बीच में इंटरमीडियरी भी आता है, यानी बैंक है, इसका कोई इन्होंने अपॉइंट किया बीएफ को या बीसी को, लेकिन बीएफ बीसी को बहुत बड़ा एरिया दे दिया कि आपको ये 50 गांवों में काम करना है, तो बेचारा बिजनेस फैसिलिटेटर बोलेगा 50 गांव में कहां घूमूंगा मैं डेली बेसिस। तो ये अपने एजेंट्स अपॉइंट करता है 2-4 एबीसी, वो कहता है कि देखो तुम ए ये 10 गांव को हैंडल करो, बी तुम 5 गांव को, सी तुम 6 गांव को हैंडल करो, और मेरे को जो कमीशन यहां से मिलेगा मैं उसमें से कुछ आप लोगों को दूंगा। तो फिर ये जो एबीसी है इंटरमीडियरीज, ये भी एग्जेम्प्ट है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, अगेन इन रूरल एरियाज। तो जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए काम करते हैं लोग, वैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी करेंगे पॉलिसी वगैरह बेचने का काम, लेकिन रूरल एरियाज में तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। और बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया है वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस फैसिलिटेटर का डेफिनेशन देखो, कौन है ये लोग, means an intermediary appointed under the business facilitator model or the business correspondent model of banking company or an insurance company under the guidelines of RBI। तो इनका अपॉइंटमेंट ये होता है एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट। रूरल एरिया का डेफिनेशन दिया है वो भी एक याद रखो। रूरल एरिया यानी कौन, वही comprised in a village as defined in land revenue records, excluding the area under the municipal committee, municipal corporation, town area committee, cantonment board और notified area committee। तो जहां पे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है वो रूरल नहीं है, उसके अलावा जो एरियाज है विलेजेस वो रूरल एरिया में आएंगे। फिर उसके बाद 39A है services by an intermediary of financial services located in a multi-service SEZ with international financial service center status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक मल्टी सर्विस सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। तो एक एसईजेड है, मल्टी सर्विस एसईजेड, जिसके अंदर आईएफएससी भी है। तो ये एसईजेड है बहुत बड़ा जिसके अंदर आईएफएससी भी है, और यहां पर एक इंटरमीडियरी है जो यहां से सर्विस दे रहा है फॉरेन में किसी पार्टी को, फॉरेन पार्टी को सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब इसको एग्जाम में आने के चांस क्या है, बहुत ही कम है, ये वाला पॉइंट भूल सकते हैं आप, लेकिन ठीक है एक बार पढ़ के रखो। और एक्सप्लेनेशन में दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री द इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन आईएफएससी इज अ पर्सन। ये इंटरमीडियरी कौन होते हैं तो वो दिया है, हु इज दिस इंटरमीडियरी, हु इज दिस पर्सन, तो उसका डेफिनेशन दिया है, who is permitted or recognized as such by the government of India or any regulator appointed for regulating the IFSC। उसका जो परमिशन है, रिकॉग्निशन जो है वो ऐसा होना चाहिए एज एन इंटरमीडियरी। who is treated as a person resident outside India under the foreign exchange management regulations of 2015। हालांकि वो इंडिया में है लेकिन उसको नॉन रेसिडेंट मानते हैं हम। who is registered under the IRDA or who is permitted as such by SEBI under the Security Board of Exchange India Act। तो या तो IRDA से अप्रूव होना चाहिए, अगर ये दे रहा है कोई इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है तो IRDA से अप्रूव होना चाहिए, या फिर SEBI से अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना, तो ऐसा है, या फिर FEMA में उसको नॉन रेसिडेंट मानना चाहिए, या फिर उसका रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने देना चाहिए। एनी वन ऑफ दीज फोर, कहीं पे भी अगर वो है कोई भी एक में
तो फिर वो इंटरमीडियरी कहलाएगा। डिपेंडिंग अपॉन के क्या काम कर रहा है, तो अलग अलग लोगों से अप्रूवल उसको होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी मार्केट में इंटरमीडियरी है तो सीबी का अप्रूवल, इंश्योरेंस में इंटरमीडियरी का काम कर रहा है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका अप्रूवल होना चाहिए। ऐसे है अलग अलग, कोई खास काम का नहीं है। फिर 40 सर्विसेज प्रोवाइडेड, बहुत सिंपल है। 40 provided to services provided to the central government, state government, union territory under any insurance scheme for which total premium, underline karo, total premium is paid by the central government, state government or union territory। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को जिसका पूरा पैसा गवर्नमेंट से ही आ रहा है, टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट से आ रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है। फिर आता है 41। 41 जो है ये काम का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए। ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े जो लैंड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि वहां जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनके अंडरटेकिंग्स अपॉइंट करता है। लाइक महाराष्ट्र में MIDC करके है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े एरिया को लेके डेवलप करते हैं और फिर आप लोगों को बुलाते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं कि आके वहां पे इंडस्ट्री डालो। तो वहां पे जो लैंड है वो आपको लीज पे दिए जाते हैं, सेल नहीं करते, लीज पे देते हैं, लॉन्ग टर्म लीजेस। और लॉन्ग टर्म लीज पे देने के लिए पहले एक अपफ्रंट अमाउंट चार्ज करते हैं जिसको सलामी या प्रीमियम या पगड़ी, ऐसे अलग अलग नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो एक अपफ्रंट अमाउंट, यानी पहले आप जैसे इंडस्ट्री में डालना चाहते हो तो गवर्नमेंट को आप 2 लाख रुपए पर एकड़ या जो भी अमाउंट फिक्स होगा वो पे कर दो, देन यू गेट द लीज। फिर लीज चलते रहेगा 40 साल 50 साल ऐसे लीज रहते लंबे लंबे, तो लीज चलते रहेगा। लीज का रेंट जो है वो फिर हर साल आपको देना पड़ेगा, वो तो अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में एक सलामी देनी पड़ती है, उसको अपफ्रंट अमाउंट कहते हैं। तो वो अपफ्रंट अमाउंट जो चार्ज करेगा ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपसे, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। आया समझ में? तो वो यहां दिया है 41 में, अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम। अब ये सब नाम है अलग अलग, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम, जो भी नाम दो, नाम अलग अलग हो सकते हैं। Payable in respect of service by way of granting of long-term lease of 30 years or more। ठीक है, 30 साल या उससे ज्यादा की लीज आपको ग्रांट की जा रही है और उसके बदले में ये जो आप अपफ्रंट अमाउंट पे करोगे ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, कौन सी चीज के? तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। तो दो चीजें, या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। प्रोवाइडेड बाई, लीज पे कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र में उसको MIDC कहते हैं और गुजरात में उसको GIDC कहते हैं, और हर एक स्टेट में उसका अपना अपना नाम होगा, आपके स्टेट में भी होगा। सो स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग्स, और बाई एनी अदर एंटिटी, कोई दूसरा एंटिटी भी हो सकता है जिसमें 50% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज देयर। ठीक है, तो नॉर्मली तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही है, लेकिन मान लो कोई प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर भी गवर्नमेंट ने कोई एंटिटी एस्टैब्लिश किया तो वो एंटिटी भी फिर आपको लीज पे दे सकता है, लेकिन वो एंटिटी में गवर्नमेंट का होल्डिंग कितना चाहिए? 50% और मोर। किसको दिया? तो आगे लिखा है टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी आप और मैं जो वहां इंडस्ट्रियल यूनिट डालेंगे, और डेवलपर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। सिंपल। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जेम्पशन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी शैल हैव 50% और मोर ओनरशिप इन द एंटिटी डायरेक्टली और थ्रू एन एंटिटी विच इज होल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। ये एंटिटी है ना, वो ये अदर एंटिटी जो बोला है ना, तो अदर एंटिटी जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा, तो वो जो दिखाई है ना हैविंग 50% ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, तो वो यहाँ पे भी लिखा है कि उसमें 50% ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट का चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का चाहिए।
और वो डायरेक्ट भी हो सकता है या थ्रू अनदर एंटिटी भी हो सकता है, यानी गवर्नमेंट एक एंटिटी को ओन करता है और वो एंटिटी ने इस एंटिटी में 50% होल्ड किया है, तो वो भी चलेगा। फिर उसके बाद में आता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय government or local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radio frequency spectrum during the period prior to 1st April 16 on payment of license fee or spectrum user charges as the case may be। तो ये अपने को मतलब नहीं है, ये पुराना है, जिनको 1 अप्रैल 16 के पहले दिया गया था, तो ये पुराने सर्विस टैक्स में था एक्चुअली, उसको यहाँ लेके आए हैं जीएसटी में, बिकॉज सर्विस टैक्स लॉ हैज बीन कैंसल्ड आउट नाउ, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज की तारीख में जो स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस आते हैं वो टैक्सेबल है। देन सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, लीजिंग ऑफ एसेट्स दैट इज रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेज, लोकोमोटिव्स, रेलवे के हैं ये सारे, by Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways। ये क्या होता है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये खरीदता है वैगन्स, कोचेज, लोकोज, ये जो है, तो ये कौन परचेज करता है? बॉट बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और फिर ये खरीदने के बाद इनको लीज पे देता है, लीज्ड टू इंडियन रेलवेज। यूज तो इंडियन रेलवेज करेगा, लेकिन इंडियन रेलवेज के पास पैसा नहीं है, दे डोंट हैव मनी। तो ये गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप किया है फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये खरीदता है और फिर रेलवेज को देता है यूज करने के लिए। तो ये जो रेलवेज को यूज करने के लिए दिया जा रहा है लीजिंग, इसको फाइनेंस लीजेस कहते हैं ना, कंपनी जो फाइनेंशियल कंपनी होती है खरीद लेती है और फिर इंडस्ट्री को देती है यूज करने के लिए, तो वैसा ही है, तो उसमें एग्जेम्पशन है। तो ये जो लीज है इधर ये एग्जेम्प्ट है। फिर और एक देख लेते हैं, फिर ब्रेक लेंगे अपन इस लेक्चर में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी, इनक्यूबेटी किसकी बेटी? इनक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज in a financial year subject to the following conditions, namely the total turnover had not exceeded 50 lakh rupees during the preceding financial year and a period of 3 years has not elapsed from the date of entering into an agreement as an incubatee। कुछ समझ में आया? नहीं आया? पहले डेफिनेशन देखो, इनक्यूबेटी कौन होता है, फिर मैं समझाता हूं। ये समझने वाला पॉइंट, ये पढ़ के नहीं समझ में आएगा। Incubatee means an entrepreneur located within the premises of a technology business incubator, TBI, शॉर्ट में उसको बोलते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, यानी उसको स्टेप कहते हैं। Recognized by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science and Technology, Government of India, and who has entered into an agreement with the technology business incubator or STEP to enable himself to develop and produce high-tech and innovative products। आया कुछ समझ? नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल है। अब देखो इंडिया में क्या है कि अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया में जो कंपनीज है, इंडस्ट्रियल कंपनीज, ये लोग रिसर्च में बहुत ध्यान दें, रिसर्च वर्क बहुत करो, क्योंकि जितना रिसर्च करेंगे तो पेटेंट्स जनरेट होंगे, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज हम बनाएंगे, टेक्नोलॉजीज बनाएंगे इंडिया में तो पेटेंट्स लेंगे, और पेटेंट्स लेंगे और फिर प्रोडक्शन करेंगे। तो अभी जो हो रहा है कि फॉरेन से पेटेंट लाके अपन इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप कार्स देखो, जितने कार इंडिया में बनते हैं, एक का भी डिजाइन इंडिया में बना है क्या? एक भी ओरिजिनल इंडियन कार है क्या? नहीं। टाटा वगैरह कुछ कुछ बनाया उन्होंने, नैनो वगैरह इंडियन में, बाकी अदरवाइज मारुति सुजुकी का टेक्नोलॉजी यूज करता है। होंडा मोटर्स इंडिया, होंडा मोटर्स जापान का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। हायुंडई फॉरेन कार कंपनी, जो
नीचे के लेवल पे है। फिर ऊपर के लेवल पे जाओ तो सारे फॉरेन है, मर्सिडीज, टोयोटा और लंबोर्गिनी और जितने जितने टॉप ब्रांड्स ले लो सब फॉरेन मेकर्स है ना। ठीक है, वो इंडिया में बनाते हैं, लेकिन जो इंडिया में उनके कार बनाने वाली कंपनी है लोकल, जिनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, दे हैव टू पे रॉयल्टी टू द फॉरेन कंपनी। तो पूरा रॉयल्टी का पैसा इंडिया के बाहर जाता ना, डॉलर्स इंडिया के बाहर चले जाते ना, फॉरेन एक्सचेंज, ऑल द रॉयल्टीज गो इन डॉलर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं, अपने इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हो और हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करें, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो ये सोचते हुए गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, और ये बोर्ड कहता है कि आप लोग यानी प्राइवेट पीपल कैन सेट अप प्लेसेस, आप एक प्लेस डेवलप करो। तो पहले तो आप जो प्लेस को डेवलप करेंगे आपको कहा जाएगा इंक्यूबेटर। तो इसको कहते हैं टीबीआई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। सो व्हाट यू डू इज यू डेवलप अ प्लेस and provide all equipments, machineries, etc. which are used to innovate. Innovations में जो यूज होंगी वो सारी चीजें आप वहां अवेलेबल करो। फिर आप लोगों को बुलाओ जिनको रिसर्च करना है। तो मेरे को रिसर्च करना है, फारूक हक को रिसर्च करना है, तो मैं इंक्यूबेटर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि ओके आई विल एंटर इनटू अ एग्रीमेंट विद यू, मैं आपके प्रीमाइसेस को यूज करके टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा। आई विल डू माई रिसर्च हियर इन योर प्रीमाइसेस, तो मैं जाकर के यहां पे रिसर्च करूंगा उनके प्रीमाइसेस को यूज करके, एंड विद ऑफ कोर्स अ फी टू बी पेड टू इंक्यूबेटर। क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजीज जो लगती है, रिसर्च ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज, वो मैं अकेला तो नहीं डाल सकता ना, इतने कॉस्टली टेक्नोलॉजीज में कहां से लाऊंगा, और आप भी कहां से लाएंगे, और तीसरा आदमी भी कहां से लाएंगे। तो इसलिए ये इंक्यूबेटर है जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट करता है इनटू टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड टू डू रिसर्च। तो वो पूरे बनाएगा, एक बड़ा प्लेस पूरा सेटअप करेगा, फिर हम आ जाएंगे, हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो डेवलप होगी, उसका मैं क्या करूंगा, अरे उसको लोगों को लेट आउट करूंगा ना फिर। So then I'll enter into contract with business people to let out these technologies. तो मैं इनको दूंगा यूज करने के लिए, use to industry for manufacture of goods or to do any other thing what they want to do. तो ये जो मैं दूंगा तो इससे मेरे को क्या जनरेट होगा, रॉयल्टी आएगा ना। So this income that I'll receive, the royalty that I'm going to receive is exempted. ये एग्जेम्पशन दिया है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और एक दूसरा पॉइंट आएगा आगे चल के कि जो रेंट मैं इंक्यूबेटर को दूंगा, उसकी सर्विसेज, उसकी फैसिलिटीज मैं यूज करूंगा रिसर्च करने के लिए, तो मैं जो रेंट इसको दूंगा इंक्यूबेटर को, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। और मैं अब यहां से जो पैसा कमाऊंगा, टेक्नोलॉजी देकर के जो पैसा कमाऊंगा, रॉयल्टी, वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। इस पे जीएसटी एग्जेम्पशन है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है। तो कितना लिमिटेशन है, तो वो देखो वापस से, अब पढ़ो तो समझ में आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी, तो फारूक का कौन बना वहां, इंक्यूबेटी। इंक्यूबेटर वो है जो एरिया को डेवलप करता है, और जो आदमी आके उसमें रिसर्च करता है उसको इंक्यूबेटी कहा जाता है, बेटर बेटी। तो इंक्यूबेटर कौन है, जिसने डेवलप किया, जैसे सेज होता है, सेज डेवलपर होता है और सेज यूनिट होता है, तो वैसे यहां इंक्यूबेटर जिसने डेवलप किया, और इंक्यूबेटियन है जो वहां पे आके फिर अपना रिसर्च करके टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। तो वो दिया देखो इंक्यूबेटी। अब इंक्यूबेटी जो सर्विसेज देगा इंडस्ट्री को, अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए तक के मेरी जो रॉयल्टी है वो एग्जेम्प्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर, subject to the following conditions, namely the total turnover had not exceeded 50 lakh rupees during the preceding financial year. पिछले साल मेरा टोटल रॉयल्टी रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो करंट ईयर में मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये एग्जेम्पशन सिर्फ 3 साल तक मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। 3 साल तक मिलेगा,
फ्रॉम द डे ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट एज एन इंक्यूबेटी। तो देखो फिर से आओ, तो मैंने एग्रीमेंट जो किया इंक्यूबेटर के साथ, तो मेरा एग्रीमेंट जो यहां में गया देखो रिसर्च करने, तो मेरा एग्रीमेंट हुआ इनके साथ इन 1920, मान लो 1920 में मेरा एग्रीमेंट हुआ। तो फारूक फिर मेरा डेवलप हुआ, डेवलप होकर मैंने लोगों को दिया, मेरे को रॉयल्टी आना चालू हुआ। तो मेरे को जो एग्जेम्पशन है वो 3 साल में है, 1920, 2021, 21-22, ये 3 साल मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। अब पहले साल में अगर मेरा ग्रॉस रिसीट्स, जीआर ग्रॉस रिसीट्स अगर हुआ 30 लाख कमाए मैंने, ये दे करके रॉयल्टी 30 लाख का है, तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? पूरा 30 लाख। 50 लाख तक एग्जेम्पशन है ना, सो आई विल रिसीव फुल 30 लाख एग्जेम्पशन, सो टैक्सेबल विल बी नील, टैक्सेबल टर्नओवर नील। दूसरे साल मेरा रिसीट गया 42 लाख, तो क्या होगा? वहां भी 42 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 3 साल तक 50-50 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, हर साल 50 लाख मिलेगा। सो आई विल गेट एग्जेम्पशन ऑफ 42 लाख, सो माय टैक्सेबल अमाउंट इज अगेन नील। और तीसरे साल में मेरा टर्नओवर गया 65 लाख, तो मेरे को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 50 लाख, सिर्फ 50 लाख मिलेगा, और बाकी 15 लाख होगा टैक्सेबल। ये एक एग्जांपल हुआ, इसको पहले आप लिखो। 3 साल एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू 50 लाख, लेकिन एक कंडीशन है कि पिछले साल आपका टर्नओवर जो है वो 50 लाख से कम होना चाहिए। तो देखो पहले साल में तो वैसे ही मिलेगा, क्योंकि पहले साल के पहले तो अपना टर्नओवर 0 है, ये तो पहला ही साल है, तो पहले साल तो अपने को मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में मिलेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर का टर्नओवर क्या था। 30 था, 50 से कम है ना, इसलिए यहां आपको मिल गया। तीसरे साल में मिलेगा कि नहीं, तो डिपेंड करता है कि सेकेंड ईयर में टर्नओवर कितना था, 42, 50 से कम है, तो इसलिए इस साल भी मिल गया। तो यहां मेरे को तीनों साल बेनिफिट मिला, 30, 42 एंड 50। अब देखो मैं चेंज करता हूं एग्जांपल। व्हाट इफ इन द सेकेंड ईयर अपना टर्नओवर गया, सेकेंड ईयर में पहले साल में 30 है, 30 मिल गया, सेकेंड ईयर में गया 65। अब सेकेंड ईयर में 65 हो गया तो क्या होगा? 50 का तो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, क्योंकि इसके पहले साल तो आपका 30 था, 50 से कम था, तो अगले साल आपको 50 मिलेगा। यहां 15 लाख टैक्सेबल हुआ, लेकिन अगले साल फिर 65 हुआ, अब एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, अब कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो पूरा 65 लाख जो है वो टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका टर्नओवर 65 हो गया ना, तो थर्ड ईयर में एग्जेम्पशन नील हो जाएगा। क्योंकि थर्ड ईयर में एग्जेम्पशन चाहिए तो अपने को देखना पड़ता है कि भाई इसके पहले साल में टर्नओवर कितना गया, 65, 50 के ऊपर, इसलिए यहां कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एंड फुल 65 विल बिकम टैक्सेबल। ये भी लिखा, पॉज करके लिखते जाओ। तीसरा एग्जांपल लेता हूं। तीसरे एग्जांपल में देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही 60 गया, सेकेंड ईयर में 45 हो गया, थर्ड ईयर में वापस से 65 हुआ, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर। अब क्या होगा? देखो पहले साल में 60 गया, एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? यस, क्योंकि पहले साल के पहले तो अपना कोई टर्नओवर था ही नहीं, तो पहले साल तो मिलना ही मिलना है। कितना? 50, 50 मैक्सिमम है, तो 10 हो जाएगा टैक्सेबल। सेकेंड ईयर में एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले साल में 60 हो गया है, तो सेकेंड ईयर में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आपको पूरे 45 पे टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन अगले साल मिलेगा क्या? थर्ड ईयर? यस, क्योंकि सेकेंड ईयर का टर्नओवर 45 हो गया, तो थर्ड ईयर में अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा 50 लाख का, और 15 लाख हो जाएगा टैक्सेबल। इंटरेस्टिंग है, 3 साल का एग्जेम्पशन है, 50 लाख तक एग्जेम्पशन है, और कंडीशन यह है कि इसके पहले साल में हमारा टोटल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो इस तरह से है सर्विसेज गिवन बाय इंक्यूबेटी।
और बेसिकली सर्विस क्या होती है इंक्यूबेटी की? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करेंगे वो हम लेट आउट करेंगे लोगों को, है ना, उसके बदले हमको क्या मिलेगा?